सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। कारक है, श्रव्य सामग्री श्रोताओं का ध्यान केंद्रित कर लेती है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ए ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बी आर सत्य है परंतु ए असत्य है। सी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो सही है वो है ए वाला, यानी कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है लेकिन श्रव्य सामग्री श्रोताओं का ध्यान केंद्रित कर लेती है। ये एकदम गलत है कथन, इसलिए ए वाला जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन ऊपर बताया गया है इसमें श्रव्य सामग्री वह शिक्षण साधन है जो केवल सुनाई देता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेप, ये सब क्या हैं? ये सब श्रव्य सामग्री के साधन हैं। श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाता है परंतु मनुष्य को ध्यान आकर्षित करने के लिए दृश्य सामग्री उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपोजियम प्रसार विधि है जो निम्न में से सम्मिलित है। ए समूह या दलीय पहुंच, बी व्यक्तिगत पहुंच, सी अंबार पहुंच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि समूह या दलीय पहुंच। सामूहिक वार्ता के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक सिंपोजियम, दूसरा पैनल फोरम। ये दो प्रकार के होते हैं जिनको सामूहिक वार्ता कहा जाता है। सिंपोजियम एक संपर्क विधि है। इसमें भाषण एक ही विषय पर सीमित रहता है। विषय को वक्ताओं की संख्या के अनुसार विभिन्न पहलुओं में बांट लिया जाता है। वक्ताओं की संख्या दो या दो से अधिक यानी कि 5 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की? F.L. ब्राने ने, A.T. मॉनसन ने, अल्बर्ट मायर ने, S.K. डे ने। तो इसका सही आंसर है, आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर सी वाला सही है, यानी कि अल्बर्ट मायर। कुछ और भी कार्यक्रम चले थे इसके अलावा, जैसे आदर्श ग्राम योजना, ये 1903 में चलाया गया था। इस योजना के कार्यकर्ता थे सर डेनियल हैमिल्टन। उसके बाद 1908 में एक और कार्यक्रम आरंभ किया गया था जिसका नाम था श्री निकेतन, यानी कि शांति निकेतन का भी नाम दिया गया था इसको। इस योजना को
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चलाया गया था। इसके बाद 1920 में एक और योजना आती है जिसका नाम होता है सेवाग्राम योजना। सेवाग्राम योजना यह वर्धा यानी कि गुजरात के अंदर चलाया गया था। 1920 में इसको चलाया गया था। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसके बाद एक और योजना आती है जिसका नाम था फिरका विकास योजना। 1946 से लेकर 1947 के बीच में यह योजना चलाई गई। यह एक मद्रास सरकार द्वारा चलाया गया था इस योजना को। उसके बाद 1947 और 48 के अंतर्गत जो योजना आती है, जो उसको इस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना, ये 1947 और 48 में चलाई गई थी। इसके जो जन्मदाता हैं अल्बर्ट मेयर द्वारा ये चलाया गया था। उसके बाद एक और काफ़ी फेमस योजना आती थी जिसका नाम है सर्वोदय योजना। यह 1948 से लेकर 1950 के बीच चलाई गई। इसके जो कार्यक्रम के चालक थे वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था इस योजना को। क्वेश्चन नंबर 4, कौन संप्रेषण प्रक्रिया के अवयव नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी वाला, परामर्शदाता। यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया पहले सेंडर द्वारा होता है, फिर मैसेंजर द्वारा होता है, फिर इसको रिसीवर द्वारा किया जाता है। संप्रेषण यानी कि प्रेषक कह सकते हैं, संप्रेषक भी कह सकते हैं। पहले यह संदेश होता है, उसके बाद माध्यम आता है, फिर श्रोता आता है। ये तीनों आता है। और बाकी इसमें जो पूछा गया नहीं है तो इसमें परामर्शदाता ये नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ग्रामीण निर्णय लेने हेतु कौन सा सर्वोत्तम नेतृत्व गुण है? तो इसमें स्वेच्छाचारी, परिवर्तक, परामर्शी या प्रतिभागी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सही है इसका डी वाला सही है, प्रतिभागी। क्योंकि ग्रामीण निर्णय लेने हेतु प्रतिभागी लोगों के सहभागिता से निर्णय लेना होता है। क्योंकि ग्रामीण नेतृत्व का सर्वोत्तम जो गुण बताया गया है वह प्रतिभागी ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन विधि है। तो इसमें जो सही आंसर है ए वाला सही रहेगा, यानी कि ट्रांसजेक्ट वाट। ट्रांसजेक्ट चाक जो है इसको चौक कहते हैं, या इसमें गलत लिखा हुआ वाक लिखा हुआ है। ट्रांसजेक्ट चाक जो होता है इस विधि में गांव के चारों दिशाओं को पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण दिशाओं में पैदल चलते हैं और गांव की मौजूदा स्थिति को जानकारी ली जाती है। गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन कौन सी फसलें हैं और कौन कौन से संसाधन हैं, इसका अध्ययन इसमें ट्रांसजेक्ट वॉक में किया जाता है। यह विधि सबसे उत्तम विधि बताई गई है। इसके अलावा 3 विधियां और भी आती हैं। एक का नाम होता है चपाती डायग्राम। चपाती डायग्राम यह जो विधि लिखी हुई है डी वाले पे, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इस विधि में गांव के केंद्र से गांव में उपस्थित सुविधाओं संस्थाओं की दूरी मापी जाती है, जैसे ब्लॉक की दूरी, अस्पताल की दूरी और बाजार की दूरी। इस प्रकार की अगर विधियों में अध्ययन किया जाता है तो चपाती डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विधि आती है टाइमलाइन। टाइमलाइन यानी कि समय रेखा। तो इस विधि में गांव के कृषि विकास यानी कि ग्रामीण विकास से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। इसको टाइमलाइन कहा जाता है। इसके बाद एक लास्ट जो विधि आती है इसको रिसोर्सेज मैपिंग कहा जाता है। यानी कि इस विधि में गांव में उपस्थित संसाधनों का ब्यौरा एकत्रित किया जाता है, जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, डेयरी आदि। इन सब चीज़ों का ब्यौरा लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
प्रक्षेत्र प्रबंध का अनंत उद्देश्य होता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो सही रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 26%, 29%, 32% यानी या 35%। इसमें से बताना है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। तो उस समय कृषि का योगदान 26% था, लेकिन ये जो आंकड़ा है 2004-05 का है। अगर हम बात करें वर्तमान यानी कि 2019-20 में, तो 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय कृषि आय में कृषि का योगदान 19% है और 60% लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है वह कृषि से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी स्थित है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कटक में। यानी कि यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। इसको नार्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। एक और स्थापना जो कि बार बार हर एग्जामों में पूछा जाता है, जिसका नाम है NBPGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1976 में हुई थी। इसके अलावा एक और जो संस्थान है NBFGR, इसको नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना लखनऊ में 1983 के अंतर्गत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता लाभार्थियों की भागीदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रामीण लोगों को नहीं होगी तब तक योजना को सफल नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, आलू की कौन सी ऐसी किस्म है जो लेट ब्लाइट बीमारी के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि अवरोधी मानी गई है? तो ए ऑप्शन है कुफरी चंद्रमुखी, बी कुफरी सिंदूरी, सी कुफरी बहार, डी कुफरी बादशाह। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कौन सी इसमें किस्म हो सकती है जो लेट ब्लाइट डिजीज़ के प्रतिरोधी है। तो इसमें काफ़ी फेमस वैरायटी जो है कुफरी बादशाह। ये जो कुफरी बादशाह किस्म है लेट ब्लाइट डिजीज़, यानी कि इसको पछेती झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसके अलावा आलू की और भी कुछ किस्में हैं, जैसे कुफरी सिंदूरी, ये गुलाबी रंग की किस्म होती है। उसके अलावा कुफरी चंद्रमुखी, ये अगेती किस्म है। कुफरी बादशाह जो अभी अभी बताए हैं, ये अगेती और पछेती दोनों प्रकार के जो झुलसा रोग लगते हैं उसके प्रति प्रतिरोधी है। कुफरी बहार, यह झुलसा और चारकोल राइट जो रोग लगता है उसके प्रति यह प्रतिरोधी है। और उसके अलावा एक किस्म आती है आलू की कुफरी पुखराज, ये पछेती झुलसा के लिए और अगेती झुलसा के लिए कुछ मध्यम प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी गिरिराज और कुफरी चिपसोना, ये पछेती जो झुलसा रोग लगता है इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है गंधक के लिए, यानी कि जिप्सम में 20% जो होता है सल्फर होता है और 29% कैल्शियम पाया जाता है।
सरसों की फसलों में जिप्सम का उपयोग सल्फर की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों में सल्फर तेल की मात्रा 4 से 9% बढ़ा देता है। इसलिए सरसों के खेत के अंदर जिप्सम को डाला जाता, ताकि इसमें जो तेल होता है इसकी मात्रा बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 13, दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें बताना है दलहनी फसलों में जो नत्रजन होता है उसका स्थिरीकरण यानी कि इकट्ठा जो किया जाता है वो किस वेक्टर के कारण किया जाता है। दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दलहनी फसलों में नत्रजन जो स्थिरीकरण होता है ये बी वाला सही राइजोबियम द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण राइजोबियम द्वारा ही किया जाता है। बाकी जो धान की फसल होती है इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नीलहरित शैवाल, एजोला, एनाबीना इन सब नाइट्रोजन के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। एक प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नत्रजन को इकट्ठा करके प्लांट के जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और विकास सुचारू रूप से होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, गाजर प्रमुख स्रोत है, यानी कि गाजर जो है किसका प्रमुख स्रोत है? कैरोटीन का, प्रोटीन का, पैक्टीन का, विटामिन सी का। तो गाजर जो है प्रमुख रूप से किसका स्रोत है? कैरोटीन का, यानी कि गाजर के अंदर कैरोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह थाइमिन भी पाया जाता है इसके अंदर और राइबोफ्लेविन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कैरोटीन की मात्रा जो कि विटामिन ए कह सकते हैं, यानी कि गाजर में 3150 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोप्रोटोरॉन है एक, बताना आइसोप्रोटोरॉन जो है ये क्या है? कवकनाशी है, कीटनाशी है, खरपतवारनाशी है, कृमिनाशी है। तो यह आइसोप्रोटोरॉन जो है खरपतवारनाशी है, क्योंकि यह जो है सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक खरपतवारनाशी को चुनकर नष्ट करता है। इसका प्रयोग मुख्य जो फसल है गेहूं में किया जाता है, और गेहूं में फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार है उसको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आइसोप्रोटोन का पहला प्रयोग करते हैं, यानी कि जब पहली इसका छिड़काव करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद ही किया जाता है। वर्तमान में फ्लेरिस माइनर आइसोप्रोटोन के प्रति सहनशील हो गया है। अब इसके स्थान पर यानी कि फ्लेरिस माइनर को नियंत्रण करने के लिए आइसोप्रोटोन न डालकर सल्फोसल्फ्यूडान खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी तने वाली सब्जी है, यानी कि गाजर है, शकरकंद है, गांठ गोभी है, मूली है। इसमें से बताना है कौन सी एक ऐसी सब्जी है जो तने वाली है। तो तने वाली सब्जी आपकी गांठ गोभी हो जाएगी, यानी कि सी आंसर इसका सही है। तने वाली सब्जी की बात करें, तने का रूपांतरण जो भाग होता है, जैसे आलू ये भी आपके तने में ही आएगा, हल्दी ये भी तने में आएगा, अदरक ये भी तने में आएगा, प्याज ये भी तने में आएगा, लहसुन ये भी तने में आएगा, गांठ गोभी इत्यादि ये सब तने के अंदर आएंगे। बात करें हल्दी और अदरक की, हल्दी और अदरक ये राइजोम कहलाते हैं, लहसुन और प्याज ये बल्ब कहलाते हैं, आलू ये कंद कहलाता है। और जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, ये सब आपकी आ जाएंगी जड़ वाली सब्जियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधरोपण में इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टोलन किया जाता है, रनर्स किया जाता है, क्राउन किया जाता है, सकर्स किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है रनर्स, यानी ऊपरी भूस्तारी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी वाला क्वेश्चन इसका सही है। यह
रनर्स जो है एक प्रवर्धन की विधि है। उसके बाद केला की बात करें, केला जो है प्रवर्धन की स्वाड सकर्स के अंतर्गत आता है। लीची की प्रवर्धन की विधि बता सबसे अच्छी जो मानी जाती है एयर लेयरिंग यानी कि गोटी विधि मानी जाती है। अनानास की बात करें तो यह भी एक सकर्स द्वारा ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल वृंत सबसे बौना होता है? यम 27, यम 11, यम 9, यम 25। तो इसमें सबसे बौना जो मूल वृंत है उसका मूल वृंत का नाम है यम 27, यानी कि अत्यधिक बौना मूल वृंत जो होता है मोस्ट ड्वार्फ, इसके अंतर्गत जो वैरायटियाँ आती हैं यम 27 और यम 8। ये दो वैरायटियाँ ऐसी हैं जो सेब की सबसे बौनी यानी कि सबसे मोस्ट ड्वार्फ जो है मूल वृंत, ये सेब की दोनों किस्में आती हैं यम 27 और यम 8। अर्ध बौना यानी कि सेमी ड्वार्फ अगर पूछता तो यम 7, यम 26, यम 9, यम 106, ये जो है सेमी ड्वार्फ आ जाती। अगर पूछता प्रबल मूल वृंत तो इसमें यम 104, यम 111, ये सब वैरायटियाँ आ जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? फायर ब्लाइट जो कि एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसमें बताना है कि उस जीवाणु उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। उस बैक्टीरिया का जो नाम होता है इवेर्निया एमाइलोवोरा कहा जाता है। यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया से लगने वाले और भी रोग हैं, जैसे फलों के अंदर सिट्रस यानी कि नींबू के अंदर सबसे भयंकर जो रोग लगता है जिसका नाम है सिट्रस कैंकर, यह भी एक प्रकार के जीवाणु द्वारा ही लगता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के द्वारा सिट्रस कैंकर लगता है। ये नींबू का भयंकर रोग है। निम्नलिखित में से किसने आम की सिंधु प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की? अल्फांसो ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने आम की सिंधु प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की? इसमें से बताना है कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सिंधु के साथ सिंधु जो कि एक सीडलेस प्रजाति है, इसके साथ में भागीदारी यानी कि हिस्सेदारी का काम किया है। तो वो जो वैरायटी है अल्फांसो, यानी कि अल्फांसो ने इसमें हिस्सेदारी का भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 21, केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, सीडोस्टोम कहते हैं, सकर्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। यानी कि केले के ऊपरी तने को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं केले के ऊपरी तने को कूट स्तंभ यानी कि सीडोस्टेम कहा जाता है। यानी कि बी वाला क्वेश्चन एकदम सही है। केला एक बीजपत्री होता है, ये म्यूजेसी फैमिली का होता है। यह एक प्रकार का शाखीय पौधा है। इसका तना यानी कि भूमिगत होता है। भूमि के ऊपर रहने वाला तना उसको पर्णवृंतों के समूह में जाना जाता है, जिसका आभासी तना उसको पेसिडोस्टोम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था? यह जो भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो पास हुआ था सन 1995, यानी कि 3 मई 1995 को फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? आपको बताना है फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होता है यह फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यह किसके कारण होता है? तो इसमें जो ऑप्शन है बोरान की कमी के कारण, नत्रजन की अधिकता के कारण, बोरान की अधिकता के कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तो इसका जो आंसर है
बोरान की कमी के कारण। ए वाला आंसर एकदम सही माना गया है। बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में ब्राउनिंग ये एक फिजियोलॉजिकल उत्पन्न हो जाता है। फूल गोभी में अगर बटनिंग पूछे तो फूल गोभी में बटनिंग किसके कारण होता है? ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। अगर ब्राउनिंग पूछे जिसको होलो स्टेम कहा जाता है, ये बोरान की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता दोनों के कारण ब्राउनिंग हो जाता है। एक और आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि फूलगोभी का ही है, जिसको क्लोरोसिस कहा जाता है। यह भी मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? बताना है अर्का अनुपमा एक किसकी प्रजाति है? पालक की, चौलाई की, चुकंदर की, मटर की। ये जो किस्म है अर्का अनुपमा, यह किस्म पालक की है, यानी कि पालक की किस्म है। अर्का अनुपमा पालक की एक उन्नतशील प्रजाति है जिसे IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया। यानी कि यह एक प्रकार की संकर किस्म है जो दो वैरायटियों के बीच में क्रॉस कर निकाली गई। उन वैरायटियों का नाम है IIHR 10, क्रॉस किया गया किसके बीच में? IIHR 8, यानी कि IIHR 10 क्रॉस IIHR 8, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके जो निकाली गई वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी है, उसका नाम है अर्का अनुपमा। यह जो किस्म है यह 70 से लेके 80 दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि इस किस्म को आप 4 बार काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आजाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? आजाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? लौकी की है, करेला की है, खीरे की है या बैगन की है? तो ये जो किस्म है ये लौकी की है। किसकी किस्म है? लौकी की। आजाद नूतन एक लौकी की किस्म है जो कि ये लंबी वाली लौकी है, ना कि गोल वाली। इसकी जो लौकी होती है ये लंबी लगती है, जो कि एक अच्छी किस्म मानी गई है। यह जो किस्म है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा निकाली गई है। इसके अलावा कुछ कानपुर से और भी किस्में निकाली गई हैं, जैसे आजाद हरित, आजाद शंकर वन, CSA। ये सब CSA कानपुर द्वारा निकाली गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर 26, फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाने में सहायता होती है? आलू के लिए, प्याज के लिए, शकरकंद के लिए या शलजम के लिए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका प्याज है। यानी कि फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर MH40 यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का जो छिड़काव किया जाता है, ये प्याज की फसल पर उसके भंडारण यानी कि कंदों के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। इसका छिड़काव पत्तियों के ऊपरी भाग गिरने से पहले 2500 ppm की मात्रा लेकर इसके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो हमारा प्याज है ये भंडारण जब गृहों में रखेंगे तो उसमें अंकुरित होने से बचाता है, उनको अंकुरित होने से रोकता है। MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड जो है इसका लहसुन के ऊपर भी छिड़काव किया जाता है इसी के प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच बीन यानी कि किडनी बीन का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर C यानी कि फेजियोलस वाल्गेरिस। फ्रेंच बीन, किडनी बीन का बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम फेजियोलस वाल्गेरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मटर में चूर्णी आसिता रोग का कारण होता है? तो इसका जो आंसर है C वाला सही हो जाएगा, एरिसाइफी पोलीगोनी। इसके द्वारा मटर में चूर्णी आसिता रोग हो जाता है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेनुलेशन किस प्रकार का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? यानी कि कौन से फल का ये ग्रेनुलेशन एक प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो आपको बताना है
सेब का है, सपोटा का है, केला का है, नींबू का। ग्रेनुलेशन जो होती है ये सिट्रस संबंधित जितने भी फ्रूट आते हैं, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे मौसमी हो, चाहे माल्टा हो, इन सब में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, ऊपर जो दाने दाने हो जाते हैं और ऊपर का कवर सूख जाता है और भूरापन आ जाता है, और जिसके कारण उसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है, और उसके अंदर फलों के अंदर जो रस है उसकी एकदम कमी हो जाती है ग्रेनुलेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी कोल क्रॉप की श्रेणी में है? चुकंदर है, सलजम है, गांठ गोभी है, पालक है। इसमें से बताना है कौन सी ऐसी क्रॉप है जो काल क्रॉप यानी कोल क्रॉप कहलाती है। तो आप लोग जानते ही हैं इसमें जो आंसर सही है कोल क्रॉप का, ये सी वाला सही है, यानी कि गांठ गोभी। कुल क्रॉप की बात करें तो जितनी भी सरसों कुल की या सरसों कुल के अंदर जितनी भी फैमिली आती हैं, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे गांठ गोभी हो, चाहे ब्रूसेल्स स्प्राउट हो, चाहे केल, चाहे ब्रोकोली, ये सब जितनी भी सब्जियां आएंगी सब हमारी कोल क्रॉप कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें यानी कि विटामिन सी की बात करें तो इसमें बताना है आंवले में पाई जाती है, आम के अंदर पाई जाती है, सेब के अंदर पाई जाती है, संतरा के अंदर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ए वाला, यानी कि आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आम की बात करें तो आम के अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर आंवला के अंदर एक और ऑप्शन रख देते हैं बर्मंडेस चेरी, तो आंवला से ज़्यादा विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बर्मंडेस चेरी के अंदर पाई जाती है। अगर पूछता मैलिक एसिड की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है, तो मैलिक एसिड की मात्रा सेब के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर विटामिन ए की मात्रा पूछता तो इसके अंदर आम सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। आगे विटामिन ए से संबंधित क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? यानी कि पके हुए आम के अंदर, गाजर के जड़ों में, पके हुए पपीते के फल में, या पके हुए टमाटर के फल के अंदर। अभी अभी हम बताए हैं विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक जो पाई जाएगी पके हुए आम में पाई जाती है, क्योंकि पके हुए आम के अंदर जो है 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम के अंतर्गत पाया जाता है। बात करें गाजर की, गाजर में आम की अपेक्षा कुछ कम यानी कि 3150 IU होता है, और पके हुए पपीते के अंदर 2020 IU यानी कि 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, और पके हुए टमाटर की बात करें 525 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम के अंतर्गत पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक बात करें विटामिन ए की मात्रा यानी कि प्रति 100 ग्राम में, तो पके हुए आम ही, क्योंकि 4800 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंतर्गत पाए। विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश, विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश जो है इसमें चीन का ही नंबर आता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। चीन के बाद भारत, भारत के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद टर्की। ये 5 देश ऐसे हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करते हैं। पहले पे चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे टर्की आता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश? चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि सब्जी की बात हो रही है, फल और सब्जी दोनों के अंदर जो है चीन का प्रथम स्थान है, यानी कि चीन चाहे सब्जी हो चाहे फल दोनों में प्रथम स्थान रखता है। चीन के बाद भारत आता है सब्जी उत्पादन में, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे टर्की, 5वें नंबर पे नाइजीरिया। ये 5 देश जो हैं, यानी कि पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे टर्की और 5वें पे नाइजीरिया, ये 5 देश सब्जी उत्पादन करने में अग्रणी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसमें से फसल बताना, फसल कौन सी ऐसी फसल है जो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसमें फसल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपकी आ जाएगी सी, यानी कि आलू। आलू ऐसी फसल है जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है।
उसके बाद अगर बात करें 5 ऐसी क्रॉपों के नाम आपको बता दे रहे हैं जिनका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगर इसमें गन्ना दिया होता तो गन्ना पहले पे आता, दूसरे पे मक्का है, तीसरे पे धान है, चौथे पे गेहूं है, पांचवें पे आलू है। यानी कि ना ही इसके अंतर्गत गेहूं दिया है, ना ही धान दिया है, ना मक्का दिया है, ना ही गन्ना दिया है। तो चारों में से जो आपका ऑप्शन सही है वो सी वाला ही सही है, यानी कि आलू ही माना जाए। प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका जो आंसर सही है ये वाला, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। यानी कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होती है? गंध आती है, तीखापन आता है। लहसुन की बात करें तो लहसुन में जो गंध आती है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। खीरे की बात करें, खीरे में जो कड़वाहट आता है कुकुरबिटेसिन के कारण आता है। मिर्च में तीखापन या चरपड़ाहट जो होता है कैप्सेसिन के कारण आता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है कुकुरमीन के कारण होता है। करेले में कड़वाहट जो होती है मोमार्डी कोसिन के कारण आती है। ये सब बातें सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस प्रकार के फसल में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है नर और उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के जो पुष्प क्रम है किस प्रकार की क्रॉप के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आम। यानी कि आम सर्वलिंगी वृक्ष होता है। एक ही पेड़ पर एक लिंगी नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के यानी कि उभयलिंगी तीनों ही प्रकार के उस पर पुंकेसर मौजूद होते हैं। यानी कि 5 से लेके या 8 तक इसमें पुंकेसर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक यानी कि टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी के फादर यानी कि स्वीडन के डॉक्टर कार्ल वान लीने को कहा जाता है। इनको वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो बताना है कौन सी ऐसी सब्जी है जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, जैसे प्याज, मेथी, लोबिया या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कौन सी ऐसी सब्जी है जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, मेथी के अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें इसकी इससे भी ज़्यादा किसके अंतर्गत पाई जाती है तो करी की पत्तियां जो होती हैं इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि 813 mg मिलीग्राम 100 ग्राम में से 813 मिलीग्राम इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर? करी की पत्तियों के अंदर। इसके दूसरे नंबर पे आती है चौलाई। चौलाई इसमें दिया नहीं है, इसलिए पहले नंबर पे याद रखेंगे करी की पत्ती, दूसरे नंबर पे चौलाई, तीसरे नंबर मेथी की पत्तियां, चौथे नंबर पे मूली की पत्तियां। इसके जो ऑप्शन है मेथी की पत्तियां दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? फलों की जेली बनाने के लिए सामान्यतः साइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे वो जैम हो चाहे जेली, दोनों के लिए हम साइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग करेंगे। जेली ऐसे फलों से बनाया जाता है जिसके अंतर्गत क्या हो, पैक्टिन की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो। ऐसे फलों का चुनाव करके जेली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वो कौन कौन से फल हो सकते हैं, जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल इत्यादि। ये सब ऐसे फल हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, जेली का निर्माण कर सकते हैं। और नींबू वर्गीय फल से मार्मलेट का भी इसमें पदार्थ बनाया जा सकता है, मार्मलेट को भी तैयार किया जा सकता है। नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उनसे मार्मलेट यानी कि जो कैंडी वगैरह है ये सब बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, अनिषेक फलन बहुतायत में किसमें पाया जाता है? यानी कि पार्थेनोकार्पी की समस्या सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? यानी कि पार्थेनोकार्पी उसे कहते हैं जिसमें यानी कि सीड एकदम नहीं बनते, यानी कि जिसमें सीड का निर्माण एकदम ना हो या नहीं बनते उसको हम पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। जैसे इसमें जो ऑप्शन है डी वाला एकदम सही माना गया है, क्योंकि केला में आप लोग देखते हैं केला के अंदर कभी भी सीड नहीं पाया जाता, इसलिए
पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है। इसको कह सकते हैं नेचुरल पार्थेनोकार्पी है ये, क्योंकि ये जन्मजात से ही पार्थेनोकार्पी, इसमें सीड नहीं पाया जाता है। लेकिन पार्थेनोकार्पी आजकल कुछ वैरायटियों में विकसित भी किया जा रहा है, कुछ हार्मोन्स का छिड़काव किया जा रहा है, जैसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी, इन सब में हार्मोन्स का स्प्रे करके क्या किया जाता है, पार्थेनोकार्पी विकसित किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ आई हैं जिसमें बीज निर्माण नहीं होता है, एकदम बीज नहीं होता है। जैसे खरबूज के अंदर भी, तरबूज के अंदर भी कुछ ऐसी वैरायटियाँ विकसित की गई हैं जिसके अंदर अंदर क्या होता है, बीज का एकदम निर्माण नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 42, फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने के रूप में जो पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन को सन 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने कुछ पादपों पर इसका छिड़काव करके, हार्मोन्स को छिड़काव करके सिद्ध किया कि यह एक हार्मोन्स है। केवल यह एक गैसीय हार्मोन है, ना कि आपको लिक्विड के रूप में रहेगा, गैस के रूप में ये हार्मोन्स है। और इसका इथाइलिन का और भी प्रयोग होते हैं, और भी कार्य हो सकते हैं, जैसे यह पौधों में पुष्पन को कम करता है, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, यह फलों को पकाने का मुख्य हार्मोन माना जाता है। तो इस प्रकार के इसका यूज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है? आंवला की ऐसी कौन सी किस्म है जो पेठा बनाने के काम में ली जाती है? तो यानी कि नरेंद्र आंवला 9, ये जो ऐसी किस्म है जिनका उपयोग हम पेठा बनाने के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके आंवले जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि 47.5 ग्राम का एक आंवले का भार होता है। इसके अंदर रेशे युक्त यानी कि परभासी होता है, और कैंडी बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो किस्म है नरेंद्र आंवला 9, ये आपके यहाँ से नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा निकाली गई एक प्रमुख किस्म है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतियोगी बाजार है? प्रतियोगी बाजार की बात करें तो इसमें से पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार और थोक बाजार, इसमें से जो ऑप्शन ए वाला एकदम सही माना गया, क्योंकि प्रतियोगी बाजार पूर्ण बाजार को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मूल्य सिद्धांत भाग होता है, किसका भाग होता है मूल्य सिद्धांत? एक, इसका ऑप्शन ए वाला सही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मूल्य सिद्धांत एक प्रकार का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, औसत लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन वृद्धि के साथ घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्थिर रहेगी, या शुरू में बढ़ेगी बाद में घट जाएगी? इसका जो सही आंसर है यानी कि ए, घटती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण, इसका आंसर सी है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। ये मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कृषि वस्तुओं का समर्थ मूल्य क्या है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकारी खरीदने के लिए तैयार हो, या फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके, सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देने जो बाजार का भाव हो, या किसानों को उसकी फसल का सूखा आदि आपदाओं का धन दिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50,
50 नंबर क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो ये जो संबोधन होता है यानी कि ये निम्न कोटि की वस्तु है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वह वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी से मांग भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, y बराबर एफ ए प्लस बी एक्स संबोधन करता है। यह किसको संबोधन करता है? तो इसमें बताना है एक उत्पादन फलन का, एक मांग वक्र का, एक पूर्ति वक्र का, एक लागत वक्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि एक उत्पादन फलन का। y बराबर एफ ए प्लस बी एक्स उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। उत्पादन फलन आगतों के संयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना उत्पादन फलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? यानी कि गेहूं में करते हैं, गन्ना में करते हैं, मक्का में करते हैं, सूरजमुखी में करते हैं। आंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? यानी कि ये आंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? तो आंधी गुड़ाई जो कि यह गन्ना से संबंधित है। गन्ने के अंदर आंधी गुड़ाई करते हैं। बुआई के बाद अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है उसी को आंधी गुड़ाई कहते हैं। यह क्रिया उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इसको यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसी को आंधी गुड़ाई कहा जाता है, यानी कि बुआई के बाद प्रयोग करते हैं और अंकुरण से पहले की जाती है। इसी को आंधी गुड़ाई नाम दिया गया। यह मुख्यतः गन्ने के फसल में प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण मूल चोल कहते हैं, वरुथिका कहते हैं, भ्रूणाग्र चोल कहते हैं या बहिस्तर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि भ्रूणाग्र चोल कहा जाता है। इसको कोप्टोटाइल कहा जाता है। गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसको भ्रूणाग्र चोल कहा जाता है। और गेहूं के दाने को करनाल कहते हैं। और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक यानी कि बाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, धान की खेत में पंख भंजन यानी कि पडलिंग की जाती है। किस उद्देश्य के लिए धान के खेत में पंडलिंग की क्रिया की जाती है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पानी का रिसाव को कम करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। पंडलिंग को लेह भी कहा जाता है, यानी कि पंख भंजन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि लीचिंग तथा पर्कुलेशन से जो पानी की जो हानि होती है उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 55, आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया, तो वह कौन सी फसल है जिसको आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके पहली फसल जिसे भारत में व्यावसायिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया उसका नाम है, उसको कॉटन यानी कि कपास कहा जाता है। भारत में व्यावसायिक कृषि हेतु एकमात्र कॉटन यानी कि बीटी कॉटन को चुना गया। बीटी का पूरा नाम होता है बेसिलस थोरिजेंसिस। यह एक प्रकार का जीन होता है जिसका नाम होता है बेसिलस थोरिजेंसिस। एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया है। यह जीन स्थानांतरण किया गया। इस जीन को कपास के प्लांट में स्थानांतरित किया गया, जिससे गुलाबी जो सूंडी लगती है उसके प्रति सहनशील है, यानी कि प्रतिरोधक है। दलहनी फसल जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैदानी क्षेत्रों में नहीं किया जाता? तो फ्रेंच बीन के अंतर्गत है। सोयाबीन में होता है, मूंग में होता है, मटर में भी होता है, लेकिन फ्रेंच बीन के अंतर्गत ये दलहनी फसल में सहजीवी का रूप में जो नाइट्रोजन का काम करता है, स्थिरीकरण का काम करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके जड़ों को जो प्रदान करता है वह इसके अंतर्गत फ्रेंच बीन में नहीं काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 57, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, यानी कि निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, मध्यम की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। उपयुक्त में से सभी सही हैं, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि निचली पत्तियों पर। अगर पुरानी पत्तियों की बात करें, जो पुरानी पत्तियां हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये सब अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो निचली पौधे की निचली जो पत्तियां होती हैं, यानी कि पुरानी पत्तियां जो होती हैं वो प्रभावित होंगी। अगर नई पत्तियों की बात करें, नई पत्तियां कौन कौन से पोषक तत्वों से प्रभावित होंगी? नई पत्तियां जो होंगी सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कॉपर, इन पोषक तत्वों की अगर कमी हो रही है तो नई पत्तियां इससे प्रभावित होंगी। अगर मध्यम की पत्तियों की बात करें तो Zn एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी अगर होगी तो बीच की जो पत्तियां होती हैं, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली, जो बीच की पत्तियां जो होती हैं, मिडल पत्तियां जो होती हैं, इनमें इसके लक्षण प्रभावित होंगे। अगर शीर्ष कलिका की बात करें, सबसे ऊपरी टॉप जो पत्तियां होती हैं, एपिकल बड्स जो होते हैं, वो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देंगे? कैल्शियम और बोरान। ये अगर दो पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो ऊपर की पत्तियां